बम मार देंगे, काट डालेंगे, आतंकवादी टस करना और चले जाना। ठीक है, लगाए फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के ऊपर देशद्रोह। कि आप यहाँ के पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए पहले भाई को ठीक करना है। एक एक नौजवान तुमसे हिस्सा है, हमारे रहबर हैं, हमारे हुक्मरान हैं, आप हमें वोट। मेरी बात सुनिए, ये सब बकवास है सर, एक दूसरे की शक्ल भी देखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीरज़ादा शाकिर हूँ। कश्मीर पेट्रियट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपका खैर मकदम है। कश्मीर की सियासत के हवाले से आज बात करेंगे। कश्मीर की सियासत में जहाँ कई सारे सियासतदान जो पिछले 1 साल से बंद थे उनको वक्तन फ़ौक्तन रिहा किया गया है। कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनको भी रिहा किया गया है। आज उनकी रेजिडेंस पे कई सारे वर्कर भी उनसे मिलने आए थे और डॉक्टर फारूकुल्लाह जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न भी हैं वो भी आए थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को दावत भी दी कि वो कल उनकी रिहाइशगाह पे आए और वहाँ पे एक गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। हम आज वकार एच भट्टी जो एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है इनसे हम बात करेंगे, वो इस सारे मसले को किस नज़रिया से देख रहे हैं। वकार भट्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे देख रहे हो आप ये जो पूरी डेवलपमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर की सियासत के हवाले से हो रही है, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? थैंक यू सो मच शाकिर भाई। आपको जैसे पता ही है कि 14 महीने के बाद आज कल रात को महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ किया गया और इससे पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और बाकी भी जितने सियासी जमात के जो लीडर हैं या सरबराह हैं उनको भी रिलीज़ किया गया। बट ये जो लोग हैं असल में ये मेरा मानना है, ये मानना है कि ये कभी ये गिरफ़्तार थे ही नहीं, क्योंकि ये अपने घरों में बंद थे या 5 स्टार होटलों में बंद थे। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं ये रिलीज़ हो चुके हैं, ये जेलों में थे, तो ये गलत बात है। क्योंकि जेलों में आज भी जो कश्मीर के 14 महीनों से ख़ासकर मैं अगर 5 अगस्त वो उस काले दिन को अगर याद करूं तो उस टाइम जितने भी कश्मीरी जो असली कश्मीरी थे जिन्होंने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें नौजवान हैं, सियासी जमात के लीडर हैं, जमात के लोग हैं, वो आज भी जेलों में हैं और वो असल जेलों में हैं। यहाँ से बनारस तक और बनारस से महाराष्ट्र तक जेलों में हैं, बट उनको छोड़ने की कोई बात नहीं हो रही है। तो इनको रिलीज़ जो किया जा रहा है, लोग यहाँ वेलकम कर सकते हैं, उनकी पार्टी के कर सकते हैं, उनके पार्टी के लोग खुशी कर सकते हैं, चाहे वो महबूबा की हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, बाकी जितने सियासी जमात के लोग हैं उनके वर्कर ज़रूर उसका वेलकम करेंगे, खुशी मनाएंगे। बट हमारी खुशी तो तब होगी जब हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान, बुज़ुर्ग और हमारी कुछ बहनें हैं जो जेलों में हैं, जब तक उनको रिहाई नहीं दी जाएगी और तब तक हमें कोई चीज़ पर खुशी नहीं है इस चीज़ पे। जी, जब महबूबा मुफ्ती को कल रिलीज़ किया गया, उनका पहला ही एक ऑडियो मैसेज आया, उसमें उन्होंने कहा कि वो दफ़ा 370 को लेके जॉइंटली लड़ेंगे और उसको रेस्टोर कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो? शाकिर साहब, जैसे कि आपको पता ही है, मेरी एज 34 साल हो गई है। हम ये काफ़ी सालों से ये एक चीज़ सुनते आ रहे हैं। जैसे हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमेशा वो ऑटोनॉमी की बात करते थे कि हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी, हम ऑटोनॉमी देंगे। सरकारें आती भी रही, उसके बाद वो भूल जाते रहे। फिर उसके बाद कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, सरकार रही, उसके बाद क्या हुआ वो भी आप जानते हैं, कश्मीर पूरा जानता है। अब भाजपा को जब 2014 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में एंट्री कराई, वेलकम किया जम्मू कश्मीर का, अगर किसी ने किया तो वो पीडीपी ने किया, पीडीपी की जमात ने किया। उनकी महबूबा मुफ्ती की वर्डिंग्स जो वो कहते थे, अपनी ज़बान से कह रहे थे कि आप हमें वोट दो, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो यहाँ भाजपा आ जाएगी, यहाँ आरएसएस सरकार बना लेगी, भाजपा सरकार बना लेगी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत देना, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2002 में किसके साथ, बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, आप हमें वोट देना। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? और आज जम्मू कश्मीर जिस हालात में है, मुझे बताइए, हमारी ज़िंदगियाँ सेफ़ नहीं हैं यहाँ। हम किस ख़तरे में, किस हालात में हम ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, और हमारे नौजवान आज भी कुछ जेलों में हैं, और जो नौजवान घर में हैं वो आज सोशल मीडिया पे भी या ट्विटर पे या फेसबुक पे भी अपने दिल की बात जो है ना वो नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि इतना खौफ है, इतना डर है। पीडीपी का आर्गुमेंट ये रहा है कि हमें लगा था कि बीजेपी जो है ये कश्मीर मसले का हल करेगी। जैसे उन्होंने वाजपेयी के वक्त में कई सारे बड़े फैसले किए जिनसे कश्मीरी को राहत मिली थी। महबूबा मुफ्ती का बार बार यही कहना रहा कि हमने सोचा था कि नरेंद्र मोदी भी वाजपेयी निकलेंगे, लेकिन वो नहीं निकले। शाकिर साहब, ये तो वो होता ना, अगर जम्मू कश्मीर के किसी बच्चे को भी ये कहा जाए ना कि भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर बात करेगी, डायलॉग करेगी और जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेगी, तो मैं तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर का एक जो 5 साल का बच्चा है ना वो भी मानने को तैयार नहीं है, अगर वो आरएसएस को, भाजपा को पढ़ चुका है।
क्योंकि आरएसएस भाजपा का विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रही, क्योंकि वो जितना मुसलमानों के अगेंस्ट जाएंगे, जितना इस्लाम के खिलाफ जाएंगे, उतना उनका वोट बैंक जो होता है हिंदुस्तान में मजबूत होता है। तो भाजपा आरएसएस सोच भी नहीं सकती कि वो जो 370 को 1947 से वो और उससे पहले से वो कहती है कश्मीर हमारा है, 370 किस लिए दिया गया, ऑटोनॉमी किस लिए जम्मू कश्मीर की दी गई, वो भाजपा, वो आरएसएस कैसे सोच को सकता था कि वो आके हमें मसले कश्मीर को हल करेगी और जम्मू कश्मीर को आज़ादी दे देगी। ये तो बिल्कुल एक झूठ फैलाया गया ना कि भाजपा हमें जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेगी। आप मुझे बताइए, चाइना 20 सेना के जवान मार देता है लद्दाख में, लद्दाख में एंट्री हो चुकी है चाइना की, हिंदुस्तान 7 बार बात हो चुकी है अभी तक, और वो बात जितने भी बार डायलॉग वो फेल हो चुकी है। बट वहीं पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान बात करने को तैयार ही नहीं है। देखिए राम मंदिर उन्होंने बाबरी मस्जिद से हल करवा लिया, इसी तरीके से 370 को उन्होंने हटा के जो अपने एजेंडे थे उनको क्लियर कर दिया लोगों के सामने। आज के टाइम उनके पास क्या इशू है? अगर आगे वो चुनाव पे जाएंगे तो 2 इशू हैं, एक पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसको आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है, और हिंदुस्तान उसको पीओके कहता है। हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर है, वो हमारा एक हिस्सा है, हमारे जिस्म का एक अंग है जो उस पार कश्मीर है। तो उस जम्मू कश्मीर के लिए अगली सियासत होगी, अब खुल के होगी, और भाजपा उसको खुल के चुनाव में, खासकर आगे जो लोकसभा के चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होंगे आने वाले नेक्स्ट, क्योंकि राम मंदिर नहीं होगा, 370 नहीं होगा, या कोई और ऐसा इशू हिंदू मुस्लिम का ट्रिपल तलाक नहीं होगा, ऐसे कोई इशू नहीं होंगे, तो उसके ऊपर बस उसके बाद एक ही इशू बचेगा, वो होगा कि हम उस कश्मीर को वापस। कारबटी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 1 साल से ज़ायद वक्त हो गया आर्टिकल 370 और 35A को हटाए हुए, लेकिन आज तक कोई डेवलपमेंट जो उसके रेस्टोरेशन के हवाले से नहीं हुई। तो अगर आप जो गुपकार डिक्लेरेशन के समर्थक है, अगर आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि वो भी कुछ करने वाले नहीं है, तो वे आउट क्या है कि आप भी समर्थक है, आप भी चाहते हो कि दफ़ा 370 को रेस्टोर करना चाहिए, तो फिर आप क्या वे आउट देख रहे हो? सर मेरी बात सुनिए, ये जो आपने अभी बताया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जितनी जमातें हैं सब एक जगह पे हैं और वो चाहती हैं 370 को वापस लाना, ठीक है, पहले जैसे जम्मू कश्मीर के हालात बनाना, ये सब बकवास है सर, सब झूठ है ये, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी ज़िंदगियां दांव पे हैं, इनके अपने वजूद ख़त्म हो चुके हैं, ये अपने वजूद को बचाने के लिए एक बार फिर हमारी कश्मीर की आवाम को ठगना चाहते हैं। उसके साथ अगर भाजपा की बात करें, या एक और नई जमात बन चुकी है यहाँ, भाजपा की बी टीम बोलते हैं उसको कुछ, ठीक है, अल्ताफ बहारी साहब की जमात, तो ये सब का एक ही प्लान है कि किस तरीके से कश्मीर में ज़्यादा कौन वोट ले सके, आने वाले चुनाव में कश्मीरियों को एक बार फिर कौन ठग सके ज़्यादा से ज़्यादा। वे आउट क्या समझते हो आपकी, कैसे इस चीज़ को रेस्टोर? अगर ये वो एक ही चीज़ है सर, या वो आप रियलिटी समझ रहे हो कि 370 आने वाला नहीं है? मैं एक चीज़ कहूँगा, 370 पे छोड़िए आप, मेरा मसला सीधा है, मसला है कश्मीर, मसाइल कश्मीर। जब तक जम्मू कश्मीर पीर पंजाल से लेके चनाव वैली से लेके उस पार कश्मीर लद्दाख तक, ये सब जम्मू कश्मीर की आवाम एक जगह पे नहीं आएगी, नौजवान अपने हाथ में पावर नहीं लेगा, जब तक नौजवान खुद से डिसाइड नहीं करेगा कि हमारा मकसद क्या है, हमें क्या चाहिए। आज ही एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से, जो रविंदर रैना है, उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन के जो समर्थक है वो एक पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? पहले तो उस बंदे को मैं सीरियस मानता ही नहीं हूँ। वो बदकिस्मती ये है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी से है और नौशहरा पाकिस्तान के पास ही है, पड़ोसी है वो पाकिस्तान का, और हमेशा मैं जितने टाइम हो गया मुझे उसको सुनते हुए और देखते हुए, असल में जब सोशल मीडिया में आजकल उसका कोई इंटरव्यू आता है, वीडियो आती है, तो मैं आंख बंद करके ना उसको साइड लाइन करता हूँ कि किसी तरीके से मैं इसको देख ना पाऊँ, क्योंकि इतना गुस्सा आता है। क्योंकि उसका काम क्या है, हमेशा पाकिस्तान भेज देंगे, बम मार देंगे, काट डालेंगे, आतंकवादी, टेररिस्ट, भगवा पहन के आके रोज़ अपना मजाक उड़ाता है वो बंदा, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर में हो, कोई भी आदमी उसको सीरियस नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि वो आदमी घर में कैसे शांति से बैठता होगा, क्योंकि सुबह से शाम तक एक ही काम है उसका, सोशल मीडिया पे आना, बकवास करना और चले जाना। उसको नहीं पता कि उसकी बकवास से यहाँ जम्मू कश्मीर का माहौल कितना ख़राब होता है, जम्मू कश्मीर का भाईचारा कितना, भाईचारे के ऊपर कितना एक उसकी जो स्टेटमेंट होती है कितना नुकसान दे सकती है जम्मू कश्मीर के भाईचारे को, उसको नहीं समझ। एक पार्टी का प्रेसिडेंट है वो उस पार्टी का प्रेसिडेंट है जो देश में हुकूमत करती है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा जैसे जो जमात है, क्या उस जमात में सिर्फ ऐसे ही लोग प्रेसिडेंट बनते हैं?
जिनके पास ना कोई सोच है ना कोई समझ है, कुछ भी आता है मुंह से गंदगी बक देते हैं। ऐसा बकवास आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बना दिया इसको। और मैं आज से कुछ साल पहले ही इसको जोकर बोल चुका हूँ। ये एक जोकर है, एंटरटेनमेंट है, इसको सीरियस मत लिया करो। ये सबको पाकिस्तानी, सबको टेररिस्ट, सबको पाकिस्तान भेज देंगे, ये बोलता रहता है, इसका काम है। आज दिन तक इसने ना किसी को पाकिस्तान भेजा है, ना किसी के ऊपर कभी देशद्रोह इसने लगाया है। अगर इसकी हिम्मत है तो जिनके लिए ये बोल रहा है या हमारे लिए जिन जिन के लिए भी बोलता है, तो हिम्मत है तो ठीक है, लगाए फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के ऊपर देशद्रोह। क्या लगता है, आपको लगता है कि ऐसे हालात बने हुए हैं कि जहाँ पे जो इख्तिलाफ राय रखने का कोई मौका ही नहीं है हिंदुस्तान में? ऐसे हालात तो आपको आज के थोड़े हैं, ऐसे हालात तो कब से हैं यहाँ। आज तो सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग डरते हैं बात करते हुए। कोई भी अपनी बात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया है। आप देखें ना, अगर अभी इसने आप पोस्ट एक कर दें, आप जम्मू कश्मीर के अमन के लिए ये बोल दें सर मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर हमारा है, इसमें फ़ख्र होना चाहिए हर बंदे को। बट ये बोलने पे आपको इतना ट्रोल कर दिया जाएगा और सीधे आपको बोल दिया जाएगा चीफ इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर PSA लगना चाहिए, बस उसका नाम मोहम्मद होना चाहिए, खान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। तो मुसलमान नाम सुनते ही कुछ लोगों को यहाँ बीमारी हो जाती है, जैसे वो होता है ना कैंसर की बीमारी है, वैसी बीमारी हो जाती है। ऐसे जो IT सेल वाले लोग हैं वो एकदम आपके पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से इसको जेल में डलवा दो। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, तो मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे कब स्टेटमेंट देनी है और किस तरीके की देनी है, क्योंकि मुझे पता है कि IT सेल मेरे पीछे बैठा हुआ और आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। भट्टी, आपने दफ़ा 370 हटने के बाद कुछ ही महीने आपने JK स्पैम बनाई, आप पे भी इल्ज़ाम है कि आपने ये सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट इसलिए लॉन्च की कि आप यहाँ के पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए बैठे हैं। क्या ये इल्ज़ाम मेरी बात सुनिए, मैं वो आदमी हूँ जहाँ जब 5 अगस्त को 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को जेल बंद कर दिया गया था, मैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल बोलता हूँ क्योंकि वो एक जेल थी। और उस वक्त उस हालात में मैं दिल्ली में था, पहले से किसी काम से था, और मैंने आवाज़ उठाई, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो मीडिया हो, और जहाँ सब सियासी जमात के लोग थे, जो एक्टिविस्ट थे, सारे अंडरग्राउंड हो गए थे, सब छुप गए थे। उस हालात में मैंने आवाज़ उठाई, 70 दिन में आवाज़ उठाता रहा, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनता रहा। उसके बाद मुझे जेल डाल दिया गया, 6.5 महीने मेरे पर देशद्रोह लगा। यहाँ बोला जाता है ना कि हम इस पर देशद्रोह लगा देंगे, ये देशद्रोही, वो एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल। मेरे ऊपर तो एंटी नेशनल एक नहीं 3 पर्चे हैं सर। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के पीछे आप पड़े हुए हो। मैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो सबके पॉलिटिशियन, एक जम्मू कश्मीर मेरा है सर। ये पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर के थोड़े हैं सर। अगर ये कश्मीर के पॉलिटिशियन होते ना, कश्मीर के रहबर होते, हुक्मरान होते ना सर, आज कश्मीर इस हालत में होता ही नहीं। इन्होंने तो कश्मीर का सौदा किया है, ये बिजनेसमैन हैं। इनको पॉलिटिशियन मत बोलें आप, इनको रहबर लीडर मत बोलें। आप कैसे आप बोल रहे हो कि मैं दिल्ली की बात, मैं दिल्ली के खिलाफ तो हूँ, बताया मुझे उन्होंने जो हमारे साथ किया है, बट उसको करने पे उनका समर्थन या उनको जगह देना या उनको रास्ता दिखाना किसने दिखाया? कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी PDP। इन्हीं लोगों ने तो लूटा है हमारे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा भाई, मान लो एक पड़ोसी है और एक मेरा भाई है, तो मेरा भाई पड़ोसी भी मेरा गलत कर रहा है, जो दूर का है वो भी मुझे गलत, जो बाहर का आदमी है वो भी मुझे नुकसान दे रहा है, बट मेरा भाई भी नुकसान दे रहा है। तो मान लो अगर 90% नुकसान बाहर वाला दे रहा है, 10% ही भाई को दे रहा है, बट पहले भाई को ठीक करना है। क्योंकि वो घर का था, वो मेरा था, वो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, वो अपने घर के साथ गद्दारी कर रहा है, वो अपने खून के साथ गद्दारी कर रहा है। इसलिए आप श्रीनगर में बैठे हो इन पॉलिटिशियंस को ठीक करने के लिए। मैंने बोला है ना, मैं श्रीनगर में जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं इन सियासतदानों को ये बता देता हूँ, अब तुम ठग नहीं पाओगे कश्मीर को। मैं सोशो पॉलिटिकल, आपने बात की ना सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट की, ये एक मूवमेंट है, ये आपकी मेरी, ये नौजवानों की मूवमेंट है। और इसलिए मैंने बोला ना, नौजवानों अपने हाथ में पावर लो, ये मूवमेंट है। और मूवमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर की इसलिए है कि उन सियासतदानों को, उन लोगों को हमने सबक सिखाना है, उन राजनेताओं को हमने ये दिखा देना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब समझ चुकी है और जम्मू कश्मीर का नौजवान, एक एक नौजवान तुमसे हिसाब लेगा और एक एक खून का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। ये क्लियर है और इसको मान लो, चाहे इसको हमारी वार्निंग मानो,
चाहे तुम शराफत मानो। बस अब याद रखना, जितने तुम ड्रामे करोगे ना उतना तुम लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। याद रखो, तुम मुझे जेल 3-3 4-4 बार मैं जेल जा चुका हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जेल जाऊँगा, मेरे जैसे हज़ारों और पैदा मैं करके जाऊँगा इंशाअल्लाह। मैं बस चाहता हूँ कि हर नौजवान ताकतवर बने, हर नौजवान दिलेर बने और हर नौजवान मोहम्मद का उम्मती बने और मोहम्मद को लीडर माने, ना कि ऐसे। आगे कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जैसे आप बता रहे हो कि मसले कश्मीर का हल आप चाहते हो, लेकिन जहाँ जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, आप इनका इमीडिएट रेजोल्यूशन जो है आप क्या चाहते हो कि इसको इमीडिएटली कैसे रिजॉल्व किया जाए? कश्मीर सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट का ये कहना है, और जिस दिन हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 महीने हमने लॉन्च किया, हमारी 3 चीज़ों के ऊपर लड़ाई बहुत ज़ोरों से है और हम लड़ रहे हैं। पहला काम है हमारा, जितने हमारे कश्मीर के आम कश्मीरी, सरजान बरकाती, इंजीनियर रशीद, मुश्ताक वीरी और आम जितने कश्मीरी नौजवान जो उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू, जगह जगह जेलों में हैं, मेरी लड़ाई, हम सब की लड़ाई सबसे पहले वही है कि मैं उन गरीबों को, उन कश्मीर के नौजवानों को, उन कश्मीर के बुजुर्गों को, उन कश्मीर की बहनों को अपने घर वापस हम किस तरीके से लाएं। मैं जेल में जाता हूँ ना, भले जेल को या कोर्ट पर, जो सेंट्रल जेल जम्मू, तो जब वो माँ बाप आते हैं ना, जब वो माँ बाप आते हैं जेल में मिलने के लिए अपने बच्चों से, या बच्चे आते हैं अपने बाप से मिलने, उनकी आंखों के जब वो आंसू देखेंगे ना आपका कलेजा जो होता है ना फट के बाहर आ जाता है। वो दर्द जो होता है ना, ये हमने सहा है, मैंने सहा है, और वो दर्द मुझे भी पता है कि मेरा हर नौजवान जो जेल में है, मेरा हर बुजुर्ग जो जेल में है, जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी बात सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट करेगी और मैं करूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। और उसके बाद जो ड्रग्स यहाँ हमारी जनरेशन को ख़त्म कर रहा है, हमारी नस्लों को ख़त्म कर रहा है, इन ड्रगियों के ख़िलाफ़, इन ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ मजबूती से शाकिर साहब आपको भी और पूरे कश्मीर के नौजवानों को लड़ना है। हर माँ को, हर बाप को, हर नौजवान को लड़ना है, क्योंकि ड्रग्स जो है ना बहुत बड़ी साजिश है। हमारे नौजवानों को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे नौजवानों के जहनों को ख़त्म किया जा रहा है, और इस ड्रग्स के साथ लड़ने के लिए हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग, हमारी माँ, हम सबको एक जगह आना है और इस ड्रग्स को ख़त्म करना सबसे पहले, नशे को ख़त्म। बट मसले कश्मीर के लिए वकार भट्टी अकेले क्या कर सकता भाई? यहाँ तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान भी इस मसले का हल अगर करना चाहे ना, मुझे नहीं लगता कि हल होगा जब तक दुनिया नहीं चाहेगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मसला है और इंटरनेशनल मसले में दुनिया का बिजनेस है ये। कश्मीर मसला रहेगा, चाइना अमीर बनेगा, कश्मीर मसला रहेगा, अमेरिका अमीर बनेगा, क्योंकि दोनों मुल्क, रशिया जैसे मुल्क, इन्हीं दोनों मुल्कों को हथियार बेचते हैं, इन्हीं दोनों मुल्कों को हथियार बेच रहे हैं, क्योंकि इनके बीच लड़ाई क्या है? कश्मीर, इस पार उस पार कश्मीर ही लड़ाई है। जब कश्मीर मसला ख़त्म, कोई लड़ाई ही नहीं, फिर तो लोगों को रोज़गार, कश्मीर अपनी जगह शांत, दिल्ली वाले अपनी जगह शांत, इस्लामाबाद वाले अपनी जगह शांति, बट लोगों का तो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। ये पावरफुल देश कैसे बनेंगे? तो इसलिए मसले कश्मीर का हल में तो होगा इंशाल्लाह। हाँ, एक पावर है, मुझे उस पर यकीन है, वो है रब्बुल आलमीन, जो इस कायनात का, इस जहां का मालिक है। जिस दिन रब ने अपनी कलम से इसका लिख दिया ना मसला, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया सारी एक जगह है, कश्मीरी एक ही काफ़ी है। बस उस रब्बुल आलमीन की कलम से एक दिन फैसला होना चाहिए। बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे वकार अजपड़ी, जो जम्मू कश्मीर सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भी है और एक माने जाने सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है।